हेलो एवरीवन एंड वेलकम दोस्तों। मैं हूं आपका नया दोस्त जो आपके लिए लेके आ गया है जियोग्राफी के कुछ नए टॉपिक्स जो आपको बताने वाला हूं। मैं आपको जियोग्राफिक्स में कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में आने लायक कुछ मेन टॉपिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए सरल लगेंगे और जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफिक्स में कुछ नए टॉपिक्स हैं। जियोग्राफिक्स को पढ़ने के लिए हम पहले स्टार्ट करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी मेन इसमें हमारा मेन मकसद होगा, मेन फोकस होगा एस्ट्रोनॉमी में, अंतरिक्ष विज्ञान में। एस्ट्रोलॉजी मतलब ये ज़्यादातर ज्योतिष विज्ञान हो जाएंगे। तो ज्योतिष विज्ञान से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सवाल अगर ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो वो है एस्ट्रोनॉमी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों जियोलॉजी, और फिर आएगा यहाँ पे आपका टोपोलॉजी, और फिर हम पढ़ेंगे आखिरी में जियोग्राफी। तो ये सब जियोग्राफी के दोस्तों इंट्रो हैं जिसको हम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अंत तक जाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले दोस्तों एस्ट्रोनॉमी से। एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष विज्ञान। तो अंतरिक्ष विज्ञान को पढ़ने के लिए दोस्तों थोड़ा बेसिक समझ लिया जाता है कि अंतरिक्ष में आखिर है क्या, अंतरिक्ष में ऐसा क्या है, अंतरिक्ष ब्रह्मांड इसमें है क्या। अगर हम पृथ्वी से नज़र उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या देखने को मिलता है आसमान में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें कुछ देखने को मिलेगा तो वो है तारे, सूरज, चंद्रमा, ये वगैरह वगैरह। तो हमसे देखने को तो भाई देखें तो हम 25 मिलियन तारे हमको देखेंगे। तो 25 मिलियन तारों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें बस बेसिक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तारा है, जो जिससे हमें मतलब है, जैसे सूरज हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तारा है। तो हम उसके बारे में ही आज पढ़ेंगे। तो उसको जाने से पहले हम जान लेते हैं पहले ब्रह्मांड में क्या क्या होता है। अगर हम बेसिक देखें तो पहले आ जाएगा हमारा, देखिए, ब्रह्मांड। फिर इसके अंदर हम पढ़ें तो आ जाएंगे हमारे सुपर क्लस्टर। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लस्टर। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो आकाशगंगा। फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तारामंडल। धीरे धीरे जाएंगे आगे। तारामंडल के बाद आएंगे हमारे नक्षत्र। नक्षत्र के बाद हमारे आएंगे सौरमंडल। सौरमंडल के बाद फिर हमारे आएंगे ग्रह। ठीक है, इसी ग्रह के अंदर कहीं ना कहीं हमारा पृथ्वी होगा, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे जाएंगे। इसके हम नाम लिख देते हैं दोस्तों, आपको जानने में आसानी होगी। पहला ये हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड, फिर आएगा सुपर क्लस्टर, फिर आएंगे दोस्तों क्लस्टर, फिर आएंगे दोस्तों यहाँ पे आकाशगंगा, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ तारामंडल। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक ही बार में ख़त्म नहीं होगा। आज का ये जो टॉपिक है, इंट्रो टॉपिक है, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक होने वाला है, ज़्यादा बड़ा जाएगा नहीं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नक्षत्र। नक्षत्र के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के पंडित जो बताते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। सौरमंडल बेसिक हम वो सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में यहाँ पर आएंगे हमारे ग्रह। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान चुके हैं कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तारा कौन सा है, तो वो है सन। तो आज हम इसी तारे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि तारा क्या है, आखिर में तारा होता क्या है। आखिर 25 मिलियन तारों में हमने सन को ही क्यों चुना है। तो क्योंकि वह सन हमारा हमसे नज़दीक का सबसे नज़दीक का तारा अगर कहीं पूछा जाता है तो ये हमारे बारे में हमारा है सन। क्योंकि हमें इसी से मतलब है, इसी से हम कुछ दिन रात सब कुछ इसी से हमें मतलब होता है, फ़ायदा हमें इन्हीं से है। तो हम सूर्य के बारे में ही पढ़ेंगे। तो तारा अगर हम इंट्रो निकालें तो फिर सबसे पहले पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि तारे क्या होते हैं, तारे होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, टूटते कैसे हैं, पर नष्ट कैसे हो जाते हैं। ये हम तारे के बारे में आज पढ़ेंगे। तो तारा बनता कैसे है या तारा होता कैसे है। तो जिसके पास अपनी हीट और लाइट
जिसके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, इट्स कॉल्ड तारा, स्टार। जिसके पास अपना खुद का हीट और लाइट होगा ये स्टार कहलाएगा दोस्तों। तो सन के पास अपना खुद का हीट और लाइट दोनों है, तो ये तारा कहलाएगा और ये हमसे सबसे करीब का तारा है। तो सवाल उठता है, क्या चंद्रमा तारा कहलाएगा? क्या मून तारा कहलाएगा, क्योंकि वो भी रात को चमकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, मून चंद्रमा नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके पास अपनी कोई भी अपनी हीट लाइट एनर्जी कुछ भी नहीं है। ये सन की लाइट से ही चमकता है, प्रकाश होता है, तो ये आखिर में चमकता है, इसलिए हम इसे तारे की गिनती में नहीं लाएंगे। तो अब सवाल आता है कि तारे बनते कैसे हैं? तारे बनते कैसे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तारे बनते कैसे हैं। तारे बनने से पहले ये आसमान में गैसों के रूप में होते हैं, विरल गैसों के रूप में होते हैं, दूर दूर होते हैं, संघनित नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं। ये आसमान में दूर दूर होते हैं, बस ऐसे घूमते होते हैं, गैसों का गोला इसे हम कह सकते हैं। इसे हम गैसों का गोला कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ ग्रेविटी हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो यहाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये आपस में चिपकने लगते हैं, मतलब आपस में सटने लगते हैं, ये सटने लगते हैं। ग्रेविटी के कारण ये आपस में सटने लगते हैं। अगर आप गौर करिएगा, जब भी हम आपस में 4-5 लोग भी अगर आपस में बैठने लगते हैं तो हीट पैदा होने लगती है, ऊष्मा पैदा होने लगती है हमारे सटने की वजह से। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों कि ये जब सटने लगते हैं तो इसमें आपस में हीट और आग पैदा होने लगती है, जिससे फिर ये जलने लगते हैं, और इस स्थिति में इसे हम कहते हैं निहारिका। निहारिका इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेबुला। इंग्लिश में इसे हम नेबुला कहते हैं दोस्तों। फिर ये जब ये आग लपटे पकड़ने लगते हैं तो फिर इसके बाद ये एंड में जाकर के ये बन जाता है तारा। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद फिर ये तारे का रूप ले लेता है। तो फिर अगर ये पूछा जाए कि तारे में, देखिए प्रोसीजर तो ये है कि बनता कैसे है तारा, और अगर पूछा जाए कि तारों में तारे जलते कैसे हैं, उनमें ईंधन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलने के लिए भाई कुछ चाहिए होता है, ईंधन के स्वरूप में कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो इसमें सवाल उठता है कि भाई ईंधन इसमें होता क्या है। तो तारे के अंदर जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन का होता है, जिसका संलयन होता है हीलियम में। ठीक है, तारे के अंदर ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, जिसका संलयन हो जाता है आगे हीलियम में। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पर हीलियम में संलयन होने लगता है, जिसके कारण इसकी जो अवस्था होती है, इसका जो स्टेज होता है वो चेंज होने लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये बदल कर क्या बन जाता है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको सूरज पे उतरने को कहूँ किसी तरह का सूट पहना के जिससे आप जले ना, तो आप कैसा महसूस करिएगा, क्योंकि ये गैसों के गोलों से बना है, फिर ये कुछ जाके ठोस भी हुआ है, फिर ये कुछ जाके तारा बना है। तो अगर हम सूरज की बात करें, अगर हम सूरज में उतरेंगे तो हम कैसा लगेगा, हमारे मतलब गैसीय लगेगा, लिक्विड लगेगा, या फिर किस टाइप से लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। ये प्लाज्मा अवस्था का होता है। मतलब प्लाज्मा अवस्था कहने का मतलब हो जाएगा, एग्जाम्पल में गोंद हो जाएगा, गोंद प्लाज्मा अवस्था में होता है, चिपकाने वाला गोंद, मलाई, हमारा ब्लड प्लाज्मा अवस्था में होता है, या फिर दलदल, हाँ दलदल की तरह ही बिल्कुल फील होगा यहाँ सूर्य पे जाने से। तो वो उसके जो स्टेज होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तो ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। अब ये तो हो गया तारे के बनने की प्रोसीजर। तारे का बनने का ये छोटा सा प्रोसीजर मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है। अब अगर कुछ बना है तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म भी होगा। ख़त्म होगा मतलब इसके ख़त्म ऐसा कैसे होगा, इसके अंदर का ईंधन ख़त्म होगा। तो ईंधन कैसे ख़त्म होगा, जैसे मान के चलिए हमारे घर में गैस है, गैस यूज़ होते 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 दोस्तों जब धीरे ख़त्म होता है तो एक ही बार धक से ख़त्म नहीं हो जाता है ना। वो धीरे धीरे हल्का हल्का सांस लेता है, थोड़ा 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 लपक 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 जलते रहता है, फिर धीरे से जाके जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है तारों के साथ। तारों का ईंधन जब ख़त्म होने लगता है तो वो धीरे 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 उसके वो टिमटिमाने लगते हैं।
ठीक है। जब उसमें ईंधन जब खत्म होने लगता है तो वो टिमटिमाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ क्रियाएं होती हैं। वो क्रियाएं क्या होती हैं कि ये मान के चलिए, ये तारा, ये नेबुला, ये तारा, नेबुला मतलब निहारिका, ये है तारा। और ये ख़त्म होने की स्टेज में कैसे होता है, जब ये ख़त्म होता रहेगा तो ये पहले ये समझिए ये ख़त्म होने, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये तारा ये आखिरी में ये ख़त्म होने वाला है। ख़त्म होने से पहले क्या होगा कि इसके अंदर कुछ क्रियाएं होंगी, जैसे इसके अंदर का ईंधन जो है वो ख़त्म होने लगेगा। लेकिन ईंधन ख़त्म होने के कारण इसका साइज जो है वो बड़ा होने लगेगा। ईंधन खत्म, लेकिन इसका साइज़ जो है वो बड़ा होने लगेगा। मतलब ये ऐसा बड़ा नहीं होगा, ये खोखला होता जाएगा, अंदर से फैलता जाएगा। इस कारण से इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। बड़ा होने के कारण इसकी क्या होगा कि ये लाल हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा, और इसे हम कहते हैं रेड जाइंट। इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट मतलब कि लाल दानव, इसे हम कहते हैं लाल दानव। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होता जाएगा, इसका साइज फैल कर बड़ा होता जाएगा, और फिर ये कहलाता है आखिर में लाल दानव। तारा कोई भी हो, ये स्टेज उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तारे को ख़त्म होने के लिए ये स्टेज उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ और प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे जो हैं ये हमारा हो गया लाल दानव। ये साइज़ में बड़े हो गए, ये लाल दानव, ये ख़त्म होने के कगार पे है जो। अब ये अभी ख़त्म हो रहा है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होंगे, या दो प्रोसीजर होते हैं इसके साथ। जो पहला प्रोसीजर होगा ये छोटे तारों के लिए प्रोसीजर होगा, ये छोटे तारों में प्रोसीजर होगा। तो ये ख़त्म होने से पहले जब ये 95% जब ख़त्म हो जाएगा, इसका ईंधन 95% जब ख़त्म हो जाएगा, 95% इसका ईंधन जो है ख़त्म हो चुका है, तो ये कहलाएगा फिर उसमें श्वेत वामन मतलब वाइट ड्वार्फ में वामन मतलब होता है बौना। और जब इसका ईंधन 100% ख़त्म हो जाएगा, याद रखिएगा ये छोटे तारों में होगा ना, ये कंडीशन छोटे तारों में होगा। जब ये इसका जो है ईंधन जो है 100% ख़त्म हो चुका है, 100% ख़त्म हो चुका है, तो ये फिर कहलाएगा काला वामन। ये काला वामन कहलाएगा। इसका 100% इसका ईंधन पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। ये आखिरी अवस्था होती है जब हम इसे देखते हैं, ये वाली अवस्था आखिरी होती है। जब ये टिमटिमाता रहता है, ये आखिरी अवस्था होती है जब हम इसमें देखते हैं। और 100% ख़त्म होने के बाद ये काला वामन कहलाता है। और फिर इसके बाद इसका अंतरिक्ष में कोई काम नहीं होगा, ये कचरे के रूप में बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटे तारों के लिए कंडीशन होती है, ये प्रोसीजर छोटे तारों में होता है। अब छोटे तारे कह रहे हैं तो ये फिर बड़े तारों में भी होगा, छोटे तारे। अब बड़े तारों में क्या होता है, देखिए बड़े तारों में जो होता है ईंधन खत्म होने के जब प्रोसीजर शुरू होता है, तो बड़े तारे जब होंगे तो ये ख़त्म होने से पहले बन जाता है अभिनव तारा। इसके 3-4 नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मैं तुरंत आपको बताने वाला हूँ। अभिनव तारा, ठीक है, ये बड़े तारों की कंडीशन में होता है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये बड़े तारों के लिए है, बड़े तारों के लिए है अभिनव तारा। इसे ही हम कहते हैं अभिनव तारा, या फिर इसे हम कहते हैं सुपरनोवा। इसे हम कहेंगे क्या, SUPER, सुपरनोवा, ठीक है, सुपरनोवा। और इसे ही हम कहते हैं सुपरनोवा कम पूछेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है विस्फोटक तारा। ये बड़े तारों का कंडीशन में होता है। अभिनव तारा पहले ये अभिनव तारा बनता है जो कहलाता है विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा क्यों कहलाता है दोस्तों, क्योंकि ये कुछ इसके साथ स्टेज होता है जो ये विस्फोट कर जाता है, ये तारा है ना, ये तारा विस्फोट कर जाता है। कुछ भी होगा, छोटे तारे बने या बड़े तारे बन के फूटे, लेकिन उनको ये स्टेज फॉलो करना ही पड़ेगा, ये रेड जाइंट बनेंगे ही बनेंगे, याद रखिएगा। तो जब ये ब्लास्ट करता है
तो ब्लास्ट करने में पहला जो तारा बनता है वो है कचरा ही समझ आइए, न्यूट्रॉन। इसके बाद बनता है ये पल्सर, गाड़ी वाली पल्सर नहीं है ये, तारे वाली पल्सर ब्लास्ट करने वाली ये। उसके बाद बनेगा ये क्वेसर, और फिर अंत में बन जाता है ये सबका चाचा सबका बाप, ब्लैक होल। ब्लैक होल इसके बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन, इसमें कोई भी माइनस या फिर प्लस चार्ज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कोई भी माइनस या प्लस चार्ज नहीं होता है। पल्सर और क्वेसर ये ऐसे तारे होते हैं जब ये फूटते हैं तो ये अंतरिक्ष में मतलब लट्टू की तरह सबसे मतलब एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड से गति करने लगते हैं, घूर्णन करने लगते हैं। इनका जो है इनका घूर्णन बहुत ज़्यादा तेज होता है, तेज़ी से घूर्णन लिख देते हैं समझने के लिए। इनका घूर्णन जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। और फिर ये ब्लैक होल, ये ब्लैक होल कैसे बनता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसकी जो अवस्था होती है वो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था में मतलब ना वो सॉलिड था ना लिक्विड था ना गैस था, वो मतलब गोंद की तरह था। तो जब ये फूटते हैं तो एकदम सर्पिलाकार मूवमेंट में ये रोल करने लगते हैं, जिसके कारण इसका जितना भी इसके कण होते हैं वो आपस में बंधने लगते हैं। जितना ज़्यादा स्पीड घूमता है अगर कोई चीज़, उतना ज़्यादा उसके चारों तरफ उसके कण जो है लिपटने लगते हैं, जिसके कारण ये ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा मतलब अधिक घनत्व का हो जाता है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ये, और इतना जल्दी पड़ जाता है ये काला हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ब्लैक होल। इसके आर पार कुछ भी नहीं जा सकता, मतलब लाइट हो या आवाज़ हो, कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता है। इसका घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि इसका एक चम्मच मिट्टी का वज़न इसका 10 हाथियों के बराबर माना जाता है ब्लैक होल। ये मतलब इसका जितना तारीफ़ करेंगे उतना ज़्यादा कम हो जाता है ब्लैक होल का। मतलब ये जहाँ भी जाते हैं हम खाली तबाही लेते हुए चलते हैं, जिस भी ग्रह से टकराए वो फूट जाता है। किसी भी उल्का से टकराए तो उसका नाश निश्चित है। अगर ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं घूमते घूमते तो समझ जाइए वो पृथ्वी के भी आर पार चले जाएंगे। ब्लैक होल को रोकने का कोई उपाय नहीं, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक चाचा हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ठीक है, मैंने आपको तारों के बनने के प्रोसीजर को बता दिया, तारों के फूटने टूटने के प्रोसीजर को बता दिया, ठीक है, कि कौन कैसे बनता है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब क्या है दोस्तों, इसके बीच में एक वैज्ञानिक आते हैं जो इन छोटे और बड़े तारों के बीच की सीमा को बताते हैं। वो वैज्ञानिक उनका नाम था चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर इन्होंने बड़े और छोटे तारों के बीच की सीमा को बताया। इन्होंने कहा कि मतलब अगर कोई तारा है वो बड़ा है किससे, सूर्य से बड़ा है ये तारा। इन्होंने बताया कि अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है तो कितने गुना बड़ा है, 1.44 गुना बड़ा है। और मान के चलिए अगर सूर्य के बराबर भी है, सूर्य के बराबर है या फिर सूर्य से 1.02 गुना है ना, 02 गुना बड़ा है या फिर उसके बराबर है। अगर 1.02 गुना बराबर है या फिर इससे छोटा है, 1.44 से गुना छोटा है कोई तारा, तो वो फिर चले जाएंगे छोटे तारों की श्रेणी में, ठीक है। अगर इतना बराबर भी होता है 1.44 जितना भी होता है तो वो चले जाएंगे छोटे तारों की श्रेणी में चले जाएंगे। ये बताया था चंद्रशेखर, वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने ये बताया था। और अगर 1.44 से बड़ा होगा, अगर कोई तारा सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो फिर वो आ जाएंगे बड़े तारों की श्रेणी में, ठीक है। ये चंद्रशेखर सीमा है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो चंद्रशेखर सीमा है 1.44, लेकिन ये कभी भी एग्ज़ाम में नहीं, ऑप्शन में आपको नहीं देगा कि ये 1.44 कभी भी नहीं आएगा। बोलचाल की भाषा में आपको ये 1.5 1.5 पूछ देता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो 1.5, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन में 1.5 मिलेगा, ठीक है। बस इसको बताने का इतना ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं। याद रखिएगा अगर 1.44 से गुना से बड़ा हो तो ये बड़े तारों की श्रेणी में आएगा, अन्यथा ये छोटे तारों की श्रेणी में चला जाएगा। तो अब बात किया जाए कि अगर तारों का जीवन या फिर तारों का लाइफ कितना होता है, तो सबके तो हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सूर्य के लाइफ के बारे में बता देता हूँ। तो सूरज का लाइफ अभी देखिए 1000 अरब साल का है। सूर्य का लाइफ
1000 अरब साल का है, जिसमें से सूरज अभी जो है 500 अरब साल जी चुका है। ठीक है, 500 अरब साल जी चुका है। 500 अरब साल के बाद ये रेड जाइंट बन जाएगा, इसका आकार बड़ा होने लगेगा, ये ब्लास्ट होगा, जो भी होगा वो 500 अरब साल वाले लोग जानेंगे, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाना है। ठीक है, तो ये सूर्य की ज़िंदगी है, इतना आंका गया है, सूर्य की ज़िंदगी को इतना ही आंका गया है। अब आते हैं दोस्तों तारों के रंगों पर हम। ठीक है, तारों के कलर पर, ये तारों के रंग। तो सवाल उठता है कि तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है और कैसे कैसे रंग होते हैं। तो पहला जो पूछेगा आपसे दोस्तों, बस यही पूछेगा कि तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फिजिक्स से कुछ मिलता जुलता इसका आंसर होता है। तो इसको आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कुछ दो चार मिलते जुलते ऑप्शंस जो है डाल देते हैं। इसका सही उत्तर होगा पृष्ठ तापमान। ऑप्शन में क्या डाल देगा, पृष्ठ तनाव डाल देगा, पृष्ठ घनिष्ठता डाल देगा, पृष्ठ जो भी फिजिक्स से जुड़ा हुआ डाल देता है, लेकिन इसका उत्तर जो हो जाता है पृष्ठ तापमान। अब तारों का कलर की कैसे कैसे होता है, मतलब ये तो किस पर डिपेंड करता है, ये हो गया पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है, लेकिन रंग क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो इसका रंग कैसा कैसा होता है, तो पहला हो जाएगा इसका लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है सफ़ेद रंग का भी होता है, और एक होता है नीले रंग का। ये 3 रंग का तारा हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और किसी भी रंग के तारे नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि ये कैसे पता चलेगा कि ये कब लाल है, कब सफ़ेद है, कब नीला है, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए टेक्निकली भाषा बता देते हैं आपको। नॉर्मल स्टेज में, ठीक है, नॉर्मल स्टेज जब होगा, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉट स्टेज, नॉर्मल टेम्परेचर जब होगा तो इसका रंग हो जाएगा लाल। और टेम्परेचर बोल देने से तो कितना, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। धुआं राख कुछ भी नहीं मिलेगा इतने में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मिडिल टेम्परेचर पे इसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। और आखिरी में आता है हाई टेम्परेचर पे ये हो जाएगा नीले रंग का। ये हाई टेम्परेचर पर नीले रंग का सबसे, यहाँ इसमें हम छू भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा इसका तापमान होता है। तो ये हो गया ये हो गया तापमान निर्भर करने का, पृष्ठ तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग, ये स्टेज हो जाएगा। और कब कब होता है कलर चेंज, या फिर किस पे कलर अलग अलग होता है, ये उसका स्टेज हो गया। ठीक है, अब ये तारों का टॉपिक अभी बस इतना ही है। ठीक है, तारों के यहाँ पर बनने की प्रक्रिया को समझा दिया गया है, तारों के यहाँ बिखरने की प्रक्रिया को समझा दिया गया है, तारों के रंगों की प्रक्रिया को समझा दिया गया है। मैं आपको बस उतना ही बता रहा हूँ जितना कि एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये जो है कभी भी बदलने वाली चीज़ नहीं है, ये जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। हाँ, ये है कि इसका कुछ मान बदल सकता है, या फिर जब पृथ्वी के घूमने की प्रक्रिया जब धीमी हो जाएगी उसके साथ साथ कुछ बदलेगा, बाकी और कुछ नहीं बदलने वाली चीज़ है इसमें। एक मैं आपकी जानकारी के लिए और एक बता दे रहा हूँ, तारों में ही सूरज से, ये इसलिए बता रहा हूँ कि पहले सुन लीजिए। पहले अगर पूछा जाता है कि हमसे सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, हमसे सबसे नज़दीक का तारा है सूरज। ठीक है, हमसे नज़दीक का तारा हो जाएगा ये। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन, सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन, तो हो जाएगा इसका आंसर अदर पेन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा, ये पूछा गया सवाल है, ये आ चुका है कंपटीशन एग्ज़ाम पे, एक नहीं कई बार आ चुका है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य से सबसे करीब का तारा है। सबसे करीब का तारा है तो कितना करीब है भाई, कितना करीब है कि हम
करीब बोल रहे हैं, हमारे पड़ोस के घर में थोड़ा ना है, ठीक है। तो ये सूर्य से अगर मैं आपको बताऊं, इसकी स्पीड बता देता हूँ पहले। अगर हम सूरज से ये जहाँ तक जाएं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाएं, कितनी स्पीड में जाएं? अगर हम एक सेकेंड में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेंगे ना, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलेंगे तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 2.5 वर्ष का समय लगेगा, ठीक है। अगर हम सूरज से प्रोक्सिमा सेंचुरी के लिए एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में चलेंगे तो जाके हमें वहाँ पहुँचने में 2.5 साल का समय लग जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा गया सवाल है इसलिए मैं आपको इसको बता दिया। हम अगर आपको कहेगा कि हमसे मतलब समझ जाइएगा अर्थ से, ठीक है। तो हमसे अगर सबसे करीब का तारा है तो वो है सूरज, और सूर्य से सबसे करीब का तारा है तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जहाँ पहुँचने में 2.5 साल का समय लग जाएगा इस स्पीड से। तो ये सूर्य के बारे में आज के लिए इतना ही रहेगा। तो इसमें आपको बस मैं एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन के टॉपिक ही बताया हूँ बस। जैसे इसमें आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि तारे बनते कैसे हैं, ये तारों क्या खासियत होती है कि वो तारे कहलाते हैं, ठीक है। तारों में ईंधन क्या होता है तो ये पूछेगा। उसका संलयन किस में होता है ना। ईंधन तो भाई हाइड्रोजन होता है, लेकिन उसका संलयन किस में होता है, हीलियम में, ठीक है। अवस्था क्या होती है तो प्लाज्मा अवस्था होती है, ठीक है। और तारों का जब ईंधन खत्म होने लगता है तो वो किसका रूप ले लेता है, तो रेड जाइंट का रूप ले लेता है। उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या स्टेज होते हैं, तो ये छोटे और बड़े स्टेज के लिए बता देंगे, ठीक है, ये सारे। और फिर चंद्रशेखर सीमा बस पूछेगा आपसे। ये तारों का सूर्य की ज़िंदगी नहीं, ये नहीं आएगा तारों का सवाल। तारों का जीवन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तारों का रंग ये किस पे डिपेंड करता है ये पूछेगा आपसे, तो ये पृष्ठ तापमान पर डिपेंड करता है, स्टेजेस नहीं पूछेंगे। और ये आपसे पूछ सकता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो ये आपसे बस कौन सा है यही पूछेगा। कितना लाख किलोमीटर, ये सारा कुछ नहीं पूछेंगे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थें। और अगली वीडियो में हम आएंगे तो हम आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। आकाशगंगा में भी हम तारों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इससे आगे पढ़ते जाएंगे। और ठीक है, ब्रह्मांड में क्या क्या है और तारों का क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे बनते हैं, इसके अलावे हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब आकाशगंगा में आपको और क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, ये सब बताया जाएगा। तो टेक केयर दोस्तों। आगे वीडियो के लिए आप इस टॉपिक को रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू।